हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्ञान तृप्ति कॉलेज यूट्यूब चैनल। आज हम बीएससी सेकेंड ईयर की पेपर फर्स्ट का फर्स्ट यूनिट करेंगे, स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स एंड बेसिक्स ऑफ थर्मोडायनामिक्स। तो ये एक आपके लिए एक नया टॉपिक शुरू होगा आज। स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स क्या होती है, सांख्यिकी बोलते हैं इसको हिंदी में, और थर्मोडायनामिक्स ये सेकेंड ईयर की पेपर फर्स्ट की फर्स्ट यूनिट है। देखो, थर्मोडायनेमिक्स एक चीज आपको मैं बताती हूँ, जो स्टैटिस्टिकल होता है इसको मैं शॉर्ट में स्टैट बोलूंगी एक बार, ठीक है। और एक होती है थर्मोडायनेमिक्स। ये आपका पेपर फर्स्ट है कि फर्स्ट यूनिट कर रही है, जिसका नाम है स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स बेसिक एंड थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है। अब देखो ये होता क्या है स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स। देखो, एक तो होती है थर्मोडायनेमिक्स, एक होती है सांख्यिकी। थर्मोडायनेमिक्स नाम से क्लियर है, थर्मल। थर्मल यानी कि उष्मा, इसको हिंदी में उष्मा गतिकी बोलते हैं। डायनेमिक्स का मतलब है गति, ठीक है, गति की। थर्मोडायनेमिक्स का ही एक आप बोल सकते हो, जैसे कि क्लासिकल का वर्जन आता है क्वांटम मैकेनिक्स, क्लासिकल से थोड़ा सा हटके। क्लासिकल मैकेनिक्स जो होती है उसकी कुछ ना कुछ कमियां रह गई थी, इसीलिए हमारे पास आती है क्वांटम मैकेनिक्स, क्योंकि वो लाइट की डुअल नेचर, ईएमडब्ल्यू की नेचर, इन सब चीजों को एक्सप्लेन नहीं कर पाता। तो थर्मोडायनेमिक्स का एक मॉडर्न फॉर्म है, वो है स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स या सांख्यिकी। अब देखो, थर्मोडायनेमिक्स को एक इसके अंदर क्या कमियां रह गई थी कि इसको अपडेशन की जरूरत मिली। मैं इसको अपडेशन इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि जो इसकी कमियां है थर्मोडायनेमिक्स की, उन कमियों को दूर करती है सांख्यिकी, स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स, ठीक है। इसको हम शॉर्ट में स्टैट बोलेंगे। अब देखो, थर्मोडायनेमिक्स में कमी क्या थी। थर्मोडायनेमिक्स की सबसे बड़ी कमी थी कि वो एक टाइम पे सिर्फ और सिर्फ एक ही सिस्टम को पढ़ सकता था। चाहे आपने कार्नोट इंजन पढ़ा था, उस टाइम आप एक टाइम एक सिस्टम लेते थे। जब आप थर्मोडायनेमिक्स लो करते हो तो कोई भी वैसा लेते हो जिसके अंदर कुछ, जैसे कुछ भी करते हो आप थर्मोडायनेमिक्स में, कुछ भी पढ़ते हो तो एक वैसा लेते हो, उसके अंदर एक ही टाइप के मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो एक टाइम पे एक ही सिस्टम को पढ़ सकता था। ये तो थर्मोडायनेमिक्स की कमी थी। तो थर्मोडायनेमिक्स की इसी कमी को दूर करते हुए आया था स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स, जो इंसेंबल को पढ़ सकता था। इंसेंबल मतलब नंबर ऑफ सिस्टम्स। तो देखो ये कमी कैसे दूर हुई। तो थर्मोडायनेमिक्स का एक सबसे बड़ा डिसएडवांटेज था कि वो एक टाइम पे किसी एक ही सिस्टम को हम स्टडी कर सकते हैं। तो उसकी इसी डिसएडवांटेज को क्लियर करने के लिए स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स या उसका एडवांस जो फॉर्म आया था, वो क्या था कि एक टाइम पे हम नंबर ऑफ सिस्टम्स को पढ़ सकते हैं, किसमें, स्टैट में। और अगर थर्मोडायनेमिक्स की बात करें तो एक टाइम में कितने सिस्टम को पढ़ सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ एक ही निकाय को बोलते हैं हिंदी में सिस्टम को। तो एक टाइम पे एक ही निकाय को पढ़ना थर्मोडायनेमिक्स की उष्मागतिकी की सबसे बड़ी कमी थी। जैसे कार्नोट साइकिल पढ़ा आपने, तो उस टाइम पे एक टाइम एक ही वर्किंग सब्सटेंस ले रहे थे उस सिलेंडर के अंदर। तो एक टाइम पे सिर्फ एक ही सिस्टम को पढ़ना, थर्मोडायनेमिक्स की कमी को दूर करने के लिए हमारे पास आई थी स्टैट, जिसने एक टाइम पे नंबर ऑफ सिस्टम्स को एक साथ पढ़ सकते हैं। नंबर ऑफ सिस्टम मतलब एक से ज्यादा, चाहे वो कितने भी हो। तो एक से ज्यादा सिस्टम्स को अगर पढ़ना है तो हमें स्टैट की जरूरत होती है। होता है यहाँ पे भी कुछ वैसा ही था जैसा थर्मोडायनेमिक्स में होता है, लेकिन थर्मोडायनेमिक्स जो चीजों को पूरा नहीं कर सकती थी, जिन रिजल्ट्स को दे नहीं सकती थी, उन्हीं रिजल्ट्स को लेने के लिए उसका एक एडवांस्ड फॉर्म आया, जिसको स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स, स्टैट या फिर सांख्यिकी बोलते हैं, जो नंबर ऑफ सिस्टम्स को पढ़ सकती है एक साथ। तो इसकी सबसे बड़ी कमी थी थर्मोडायनेमिक्स की। एडवांस्ड फॉर्म स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स है, एक टाइम पे एक सिस्टम को पढ़ना थर्मोडायनेमिक्स की कमी थी। और थर्मोडायनेमिक्स एक टाइम पे एक सिस्टम को ना पढ़ के अगर नंबर ऑफ सिस्टम्स को पढ़े तो वो स्टैट के अंदर हमें पढ़ेंगे। और यही थर्मोडायनेमिक्स की जो कमी थी उसको दूर करने के लिए हमारे पास सांख्यिकी आई थी, स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स या स्टैट। तो अगर आपसे कोई बेसिक इन दोनों के बीच में डिफरेंस पूछे कि थर्मोडायनेमिक्स भी एक सिस्टम को पढ़ती है और स्टैटिक्स में भी हम सिस्टम को लेते हैं, स्टैट में भी, तो इन दोनों में ऐसा क्या डिफरेंस आया कि हमें थर्मोडायनेमिक्स के बजाय हम स्टैट को पढ़ना शुरू किया। तो वो उसका डिफरेंस ये था
कि थर्मोडायनेमिक्स या ऊष्मागति एक टाइम पे एक सिस्टम को पढ़ सकती है और स्टैट जो है एक टाइम पे नंबर ऑफ सिस्टम्स को एक साथ पढ़ सकती है। और वो कैसे पढ़ेगी, तो जब हम टॉपिक को करेंगे हमें तब समझ आएगा कि स्टैट कैसे नंबर ऑफ सिस्टम्स को पढ़ती है। ठीक है, तो ये एक बेसिक चीज है। आपको जब पेपर शुरू करेंगे, पेपर का नाम ही, बुक का नाम ही स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स, स्टैटिस्टिकल बेसिक्स एंड थर्मोडायनेमिक्स है, तो उस बुक का नाम हमें समझ आना चाहिए कि बुक में जो नाम दिया हुआ स्टैटिस्टिकल, उसका मतलब क्या है। तो थर्मोडायनेमिक्स एक टाइम पे एक सिस्टम को पढ़ना है, स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स मतलब नंबर ऑफ सिस्टम्स को एक साथ पढ़ना, जिसको बोलते हैं इंसेम्बल। और इंसेम्बल को हिंदी में बोलते हैं समुदाय। मतलब एक साथ एक से ज्यादा सिस्टम्स को पढ़ने का काम कौन करेगी, सांख्यिकी या स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स, जिसको स्टैट भी बोलेंगे। नंबर ऑफ सिस्टम्स को पढ़ना स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स, एक टाइम पे एक सिस्टम को पढ़ना थर्मोडायनेमिक्स। तो एक टाइम पे अगर हम एक ही सिस्टम को पढ़ना तो हम थर्मोडायनेमिक्स का यूज करते हैं। जब हम एक टाइम पे नंबर ऑफ सिस्टम्स को पढ़ना है, एक साथ काफी सारे सिस्टम को एक साथ स्टडी में लेके आना है, तो तब हमें स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स की जरूरत चाहिए होती है कि थर्मोडायनेमिक्स का जो डिसएडवांटेज है उसको ओवरकम करता है कौन, स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स। तो बुक का नाम मैंने आपको एक बार नाम बताया कि क्या चीज है। ठीक है, तो स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में जब हम फर्स्ट यूनिट करेंगे, इसके अंदर स्टैट को करने से पहले ना हमें कुछ ना कुछ बेसिक टर्मोलॉजीज होती हैं, कुछ ना कुछ टर्म्स हैं स्टैट को पढ़ने के लिए। तो मैं आपको पहले वो टर्म्स बता रही हूँ, ताकि जब मैं वो उस चीज का नाम लूँ तो आपको पता हो कि हाँ ये चीज होती है, ये चीज होती है। ठीक है, तो मैं पहले आपको बता रही हूँ माइक्रो एंड मैक्रो स्टेट्स। आज हम सिर्फ और सिर्फ छोटी मोटी इन टर्म्स को पढ़ेंगे, और ये टर्म्स ऐसे मत सोचना कि बेकार है आपके लिए, ये बेकार नहीं है, ये 2-2 नंबर में आपके पेपर में आती है और आपके सिलेबस में मेंशन्ड है, इसीलिए मैं आपको करवा रही हूँ। ठीक है, तो पहला हम करते हैं मैक्रो एंड माइक्रो स्टेट्स। स्टैट क्या होती है हमें पता चल गया, एक टाइम पे नंबर ऑफ सिस्टम्स को पढ़ना ही। स्टैट के अंदर हम एक टाइम पे नंबर ऑफ सिस्टम्स को पढ़ सकते हैं और नंबर ऑफ सिस्टम को बोलते हैं इंसेम्बल, शॉर्ट में। इंसेम्बल भी जो भी होता है मैं आपको आगे बताती हूँ क्या होता है इंसेम्बल। तो सबसे पहले इसका सबसे बेसिक चीज है वो है स्थूल एवं सूक्ष्म अवस्था। मैक्रो मतलब स्थूल एवं सूक्ष्म अवस्था। तो ये क्या चीज होती है, इसको ये मत सोचना कि आपके लिए बेकार है, ये बेकार नहीं है, ये आपके एग्जाम में आती है और आपके सिलेबस में भी मेंशन है। तो स्टैट में पहले कुछ ना कुछ टर्म्स होती हैं, हम उसको पढ़ते हैं। जैसे हम अगर थर्मोडायनेमिक्स पढ़ते हैं तो उसके लिए कुछ टर्म्स आती हैं पर्टिकुलर, जैसे साम्यावस्था, कुछ ऐसी चीजें आती हैं उनको पढ़ते हैं, रुद्रोष्म प्रक्रम या जो भी चीजें आती हैं, जैसे उन टर्म्स का मतलब हमें थर्मोडायनेमिक्स को पढ़ने के लिए जरूरत होती है, वैसे स्टैट के लिए कुछ टर्म्स हैं जिनका मतलब हमें पहले पता होना चाहिए, फिर हम आगे उसको और लेके चलेंगे इस बुक को। तो ये स्थूल एवं सूक्ष्म अवस्था है। देखो क्या होती है, मान लिया कि मेरे पास एक वेसल है, मैं इसकी डेफिनेशन आपको बता रही हूँ, स्थूल एवं सूक्ष्म अवस्था है। मेरे पास एक वेसल है, ठीक है, एक पात्र है जिसके अंदर मान लिया मैंने कोई आइडियल गैस भर दी, आदर्श गैस भर दी। ठीक है, कैसी आदर्श गैस, जिसका वॉल्यूम क्या है V और इसके अंदर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या है N। मैंने क्या लिया, एक पात्र लिया जिसके अंदर मैंने क्या किया, आदर्श गैस भरी है। ठीक है, ये कैसी गैस है, आइडियल गैस। और गैस भी कैसी है, जिसका वॉल्यूम क्या है V और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या है इस गैस के N। ठीक है, गैस का आयतन है V और अणुओं की संख्या है N। अब कुछ ऐसा कर दें कि ये जो वेसल है इसको मैं क्या करूं, एटमॉस्फेयर से अलग कर दूं, इस वातावरण से अलग कर दूं, बाहर वाले। जैसे कि थर्मोडायनेमिक्स में आप पढ़ते हो कि एक कैटल होती है जिसकी जो अपने घर पे भी यूज करते हैं, जिसको थर्मस बोलते हैं, उसके साथ एक्सचेंज, वो आइसोलेटेड सिस्टम होता है। आइसोलेटेड कैसे होता है, उसके चारों तरफ वो एक शीट सी लगी होती है, एक, आपने कैटल तो घर पे देखी ही होगी, उसके चारों तरफ वो शीट लगी होती है, जिसके कारण इसके अंदर, कैटल के अंदर अगर आप गर्म चीज डालो तो वो गर्म रहती है, ठंडी डालो तो ठंडा रहता है। तो मतलब ये जो शीट है ये इसको क्या कर रही है, इस एटमॉस्फेयर से अलग करने का काम कर रही है। सेम वैसा ही अगर इस वेसल के साथ कर दें कि इस वेसल के अंदर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स N और वॉल्यूम V है, अगर मैं इस पात्र को जिसके अंदर आदर्श गैस भरी है उसको मैं एटमॉस्फेयर से किसी तरीके से अलग कर दूं, तो कुछ टाइम ऐसा आएगा, कुछ टाइम के बाद ये गैस क्या आएगी, इक्विलिब्रियम में आ जाएगी। देखो गैस इक्विलिब्रियम में कब आती है, साम्यावस्था में कब आती है कोई चीज, जैसे कि एक एग्जांपल से बता रही हूँ मैं इस डेफिनेशन से पहले। जैसे कि मेरे पास ये एक गिलास है, ठीक है, जैसे कि ये एक गिलास है, ठीक है, इस गिलास के अंदर क्या, गर्म पानी भरा हुआ है। कैसा पानी है, गर्म। अब ये गर्म पानी है, ठीक है, अब गिलास को मैंने क्या कर दिया, इसको मैंने एटमॉस्फेयर में रख दिया, किसी भी बाहर किसी भी जगह पे रख दिया। ठीक है,
तो मेरे को पता है कि कुछ टाइम के बाद, जैसे मैंने जब यहाँ पे T इज इक्वल्स टू 0 इनिशियली लिया था तो ये पानी एकदम गर्म था, ठीक है। और कुछ टाइम के बाद मैंने 10 मिनट के बाद देखा पानी क्या हो गया, नॉर्मल पहुंच गया। पानी कैसा हो गया, नॉर्मल। ये आपने बेसिक आपको पता ही है कि जब आप कोई गर्म चीज रखते हो किसी जगह पे, या मान लो कि अपने किसी रूम में रख दिया, ठीक है, गर्म पानी, तो कुछ टाइम के बाद एक ऐसी कंडीशन आती है गर्म पानी गर्म ना रह के नॉर्मल हो जाता। मतलब क्या किया इसने, क्या किया, अपनी हीट का ट्रांसफर किया, किससे, एटमोस्फियर से, है ना। क्यों किया, वातावरण से। क्यों किया, साम्यावस्था में आने के लिए। वातावरण से क्या किया इसने, अपनी जो उष्मा थी इस गर्म पानी की उसका ट्रांसफर किया ताकि दोनों का टेम्परेचर इक्वल आ जाए। इसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम की कंडीशन, जिसको मैं EQ लिख लेती हूँ, यानी कि साम्यावस्था की स्थिति। तो अगर अब मैं ऐसा कर दूं कि कुछ टाइम बाद मैं क्या करूं, इस पात्र को मैंने एटमॉस्फेयर से अलग कर दिया, जिसके अंदर V वॉल्यूम N नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, आइडियल गैस भरी हुई है। जब मैंने इसको अलग कर दिया तो कुछ टाइम बाद एक ऐसी कंडीशन आएगी कि इसका जो प्रेशर है, इसका वॉल्यूम है, इसका टेम्परेचर, ये तीनों क्या हो जाए, कांस्टेंट हो जाए। क्यों कांस्टेंट हो जाए, जैसा कि इस केस में होता था, ये अपना हीट का ट्रांसफर करता था। अब यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं इसके साथ ये ट्रांसफर करे, मतलब कुछ कंडीशन ऐसी आएगी, गैस के मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, सबके पास इक्वली एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। तो उस केस में उसका प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाए। तो अगर हम किसी गैस को उसके प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर से डिनोट करें तो उस अवस्था को बोलते हैं मैक्रोस्टेट, जिसको हिंदी में बोलते हैं स्थूल अवस्था। स्थूल अवस्था आपको समझ आई होगी क्या होती है। स्थूल अवस्था एक बेसिक चीज है कि अगर हम कोई गैस दी हुई है हमें, मान लिया कि कोई वेसल के अंदर हमारे पास हीलियम गैस दी है, ये इनर्ट गैस, आइडियल गैस हो या ना हो, उससे चीज से मतलब नहीं है। मान लो एक पात्र है जिसके अंदर आपके पास हाइड्रोजन गैस दी है H2, ठीक है। अब आपने क्या, ऑक्सीजन ले लो। इस ऑक्सीजन गैस को आपने कैसे डिनोट करना है, PVT से अगर डिनोट किया हुआ, T यानी कैपिटल T उसका टेम्परेचर होता है। अगर उससे उस गैस को आप एक्सप्लेन करते हो तो मतलब आप किसकी बात कर रहे हो, स्थूल अवस्था की बात कर रहे हो। कैसे आप, अगर आपके एग्जाम में आता तो आप कैसे लिखोगे कि मान लिया एक वेसल है जिसके अंदर हमने क्या किया, आइडियल गैस भरी है, जिसके अंदर वॉल्यूम V है, N नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है। अब अगर कुछ ऐसे कंडीशन लगा दें कि इस वेसल को एटमॉस्फेयर से अलग कर दें ताकि जितनी भी एनर्जी इस गैस के पास थी वो अपनी रिलीज ना करें। ये रिलीज ही कर रहा है ना, गर्म पानी अपनी हीट को रिलीज करके नॉर्मल हो रहा है। क्यों, क्योंकि इक्विलिब्रियम की कंडीशन में आने के लिए। अगर इसको ये रिलीज ना करे, इसको ऐसे छोड़ दिया, कुछ टाइम बाद इक्वली एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। जितना टेम्परेचर गैस के इस मॉलिक्यूल के पास था उतना ही यहाँ पे और हर एक मॉलिक्यूल के पास डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तब हम अगर उस गैस की अवस्था को PVT से शो करें, किसमें, साम्य अवस्था में आने के बाद, तो इस अवस्था को बोलते हैं मैक्रोस्टेट यानी स्थूल अवस्था। अब ये देखो, ये तो ओवरव्यू, ऊपर से देखा कि इसका प्रेशर ये, वॉल्यूम ये, टेम्परेचर ये, इसीलिए इसका नाम क्या देते हैं, स्थूल यानी मैक्रो। मैक्रो क्या होता है, माइक्रो की कंपैरिजन में बड़ा या छोटा, ऑब्वियस है मैक्रो बड़ा, माइक्रो छोटा होता है। तो देखो बड़ा स्थूल जो है उसका मतलब क्या, उसने सिर्फ और सिर्फ ऊपर से देखा, साम्यावस्था में आने के बाद गैस को PVT से शो किया, इसको बोला स्थूल अवस्था, मैक्रोस्टेट। अब माइक्रोस्टेट क्या होती है, फिर माइक्रोस्टेट क्या होती है, देखो मेरे को पता है, ये तो हमने सिर्फ और सिर्फ ऊपर से देखा कि प्रेशर चेक किया, प्रेशर उसका 10 मिनट के बाद भी उतना, 15 मिनट के बाद चेक करूं तब भी उतना ही आ रहा है, तो मतलब गैस इक्विलिब्रियम में जा चुकी है। तो PVT से शो करो तो स्थूल अवस्था। अब हमें पता है कि कोई भी वेसल है, पात्र है जिसके अंदर गैस भरी हुई है, गैस के अणु कभी स्टेबल होते हैं क्या, कहीं पे भी देखिए आपने गैस की अणु स्टेबल हो गए, रुक के, गैस के अणु कहीं ना कहीं गति करते रहेंगे। ये वाला अणु इस अणु से टकराएगा, फिर ये इससे टकराएगा, ये इससे टकराएगा, ये इससे टकराएगा, इससे टकराएगा, मतलब इनकी काइनेटिक एनर्जी तो कभी भी जीरो नहीं होगी। अगर काइनेटिक एनर्जी जीरो नहीं है, यानी कि इनका हाफ mv² अगर जीरो नहीं है, वेलोसिटी हर बार बदलती या चेंज होती जा रही है। कैसे, जैसे ये वाला जो अणु है, यहाँ पे कुछ पार्टिकल्स दिखा रही हूँ, ठीक है, ये वाला अणु जैसे इससे टकराया तो इसको क्या मिली, एनर्जी मिली, और इसकी क्या हुई, एनर्जी का लॉस हुआ। इसको एनर्जी मिली, ये मूव करना शुरू किया, इसने इसके साथ टकराया, फिर ये इधर टकराएगा, इधर टकराएगा, ये काम चलता रहेगा, है ना। तो देखो इस केस में क्या हुआ, जब हमने ऊपर से देखा था कि PVT कांस्टेंट है, लेकिन अपने को पता है
काइनेटिक एनर्जी तो कभी जीरो होगी ही नहीं, गैस के मॉलिक्यूल्स हमेशा मोशन करते ही रहेंगे। अगर वो करते रहेंगे तो मतलब पीवीटी की वैल्यू कांस्टेंट तो हो जाएगी, लेकिन काइनेटिक एनर्जी नॉन जीरो आएगी। और अगर काइनेटिक एनर्जी यानी गतिज ऊर्जा नॉन जीरो, मतलब उसकी पोजीशन कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड हर बार क्या होंगे, चेंज होंगे या अनचेंज रहेंगे। ऑब्वियस है चेंज होंगे। पहले इससे इस जगह पे था, टकराया, यहाँ पे आया, यहाँ पे आ गया, इसकी पोजीशन चेंज होगी। ये वाला पार्टिकल टकराया, यहाँ गया, इसकी पोजीशन चेंज होगी। तो मतलब इसकी पोजीशन हर बार चेंज होती जा रही है। और अगर पोजीशन चेंज हो रही है, मुझे पता है उसके पास कुछ ना कुछ वेलोसिटी है, तभी उसके पास वो गति करता जा रहा है। अगर वेलोसिटी है तो मुझे पता है मोमेंटम संवेग क्या होता है, P इज इक्वल्स टू mv, मतलब उसका जो संवेग है वो भी हर बार बदलता जाएगा। तो मान लिया उसका संवेग px, py और pz है, वो भी क्या चेंज होगा या अनचेंज रहेगा, चेंज होता रहेगा। तो ये तो देखो स्थूल अवस्था क्या होती है, ऊपर ऊपर से चीज देखी कि यहाँ पीवीटी कांस्टेंट है, लेकिन गैस को अगर और डीपली स्टडी कर रहे हैं तो अपने को पता चल रहा है कि उसकी काइनेटिक एनर्जी नॉन जीरो वैल्यू दे रही है। गैस के अणु हमें पता है हमेशा गतिशील रहते हैं, गतिशील रहते हैं तो उसकी एक्स वाई जेड भी बदलेंगे, पीएक्स पीवाई पीजेड भी बदलेंगे। तो अगर मैं गैस को इन 6 कोऑर्डिनेट से, कौन से 6, एक्स वाई जेड पीएक्स पीवाई पीजेड, एक्स डायरेक्शन में उसका मोमेंटम किसी अणु का, वाई डायरेक्शन में अणु का संवेग, जेड डायरेक्शन में अणु का संवेग, अगर मैं इस गैस को इस एक्स वाई जेड और किससे px py और pz से अगर इन 6 कोऑर्डिनेट से डिनोट करूं तो इस स्टेट को क्या बोलते हैं, माइक्रो स्टेट। तो ये देखो ये क्या हुआ, अगर हम मैक्रो देखें ना तो मैक्रो स्टेट क्या थी, तो एक ऊपर ऊपर से देखने का तरीका हुआ कि पीवीटी साम्यावस्था में आ गया, तो अगर हम इस गैस को पीवीटी से शो कर दो तो उसको उसकी स्थूल अवस्था बोलते हैं। लेकिन अगर डीपली देखें तो वो क्या है, उसके एक्स वाई जेड पीएक्स पीवाई पीजेड भी बदलते जा रहे हैं। देखो मैंने पीएक्स पीवाई पीजेड लिया, केएक्स केवाई केजेड नहीं लिया। देखो अगर मैं मोमेंटम ले लूं तब भी उसके अंदर वेलोसिटी इंक्लूड हो रही है, और अगर मैं काइनेटिक एनर्जी ले लूं तब भी उसके अंदर हाफ mv स्क्वायर वेलोसिटी इंक्लूड हो रही है, मतलब v बदल रहा है। तो मैं काइनेटिक एनर्जी की जगह मोमेंटम ले लूं ना तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर माइक्रो और मैक्रो को एक तरीके से फिर से आपको बताती हूँ, मैक्रो स्टेट क्या है, इक्विलिब्रियम की कंडीशन में आने के बाद अगर किसी गैस को पीवीटी से शो करें तो उसको उसकी बोलेंगे स्थूल अवस्था, और अगर किसी गैस को एक्स वाई जेड पीएक्स पीवाई पीजेड से शो करें, इन 6 कोऑर्डिनेट से शो करें तो उसको उसकी बोलेंगे माइक्रो स्टेट, दैट इज सूक्ष्म अवस्था। ठीक है, तो सूक्ष्म और स्थूल में एक डिफरेंस आपको पता चला कि माइक्रो स्टेट में मैं क्या बोल रही हूँ, साम्यावस्था में आती है, और यहाँ पे क्या कभी साम्यावस्था में आएगी, ऐसी कंडीशन आएगी कि काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाएगी, एक्स वाई जेड पीएक्स पीवाई पीजेड के अंदर चेंज होना बंद हो जाएगा, ऐसा कभी भी नहीं आता है। आप अपने आसपास हवा ही देख लो, लगातार मोशन करती जा रही है, वो भी तो एक तरीके की गैस है, लगातार मोशन करती जा रही है। कभी ऐसा होता है कि हवा रुक जाती है किसी भी जगह पे, नहीं रुकती ना, हवा गति करती रहती है। या उसी तरीके से गैस के मॉलिक्यूल्स भी एक दूसरे से टकराते रहते हैं तो उनकी काइनेटिक एनर्जी नॉन जीरो, काइनेटिक एनर्जी नॉन जीरो है तो उस गैस के अणुओं को हम एक्स वाई जेड पीएक्स पीवाई पीजेड इन 6 कोऑर्डिनेट से शो करें अगर किसी गैस को, उसको उसकी माइक्रो स्टेट बोलेंगे, और अगर इस 3 कोऑर्डिनेट से शो करें तो उसको उसकी मैक्रो स्टेट बोलेंगे। तो ये आपकी डेफिनेशन आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, ऐसे वर्ड स्टार्ट में यूज होते रहेंगे, माइक्रो मैक्रो। तो आपको एक बार ये पता चला माइक्रो क्या होती है, मैक्रो क्या होती है, एग्जाम में आने के पूरे चांसेस है इस डेफिनेशन के। ठीक है, अब देखो 2 लाइनें बताती हूँ आपको, एक है मैक्रो स्टेट और एक है माइक्रो स्टेट। मैक्रो स्टेट क्या है, P, V और T से शो करना। माइक्रो स्टेट क्या है, X, Y, Z, PX, PY और PZ से शो करना। ठीक है, ये 6 कोऑर्डिनेट में ले रही थी, तो ये है माइक्रो और ये है मैक्रो स्टेट। एक मैक्रो स्टेट के संगत कई सारी स्थूल अवस्थाएं, एक सूक्ष्म, ये एक जो लाइन मैं आपको बता रही हूँ पर्टिकुलर लाइन का मैं आपको एग्जांपल से भी प्रूफ मतलब बताऊंगी क्या चीज बोल रही हूँ आपको। एक स्थूल अवस्था के संगत कई सारी सूक्ष्म अवस्थाएं होती हैं। ये कैसे होती है मैं आपको बताती हूँ। एक स्थूल अवस्था के अंदर के संगत कई सारी सूक्ष्म अवस्थाएं होती हैं। ये लाइन का मैं आपको एक एग्जांपल से बताऊंगी कि ये मैं क्या बोल रही हूँ। उससे पहले एक चीज और आपको बता दूं
कि ये जो मैक्रो स्टेट होती है ये साम्यावस्था में जाती है। कैसे जाती है, मैंने आपको इसकी डेफिनेशन में ही बताया कि जब साम्यावस्था में पहुंच जाएगा तब क्या करेंगे, गैस को उसके साम्यावस्था में इसको एटमॉस्फेयर से अलग करना, तो कुछ टाइम के बाद इस गैस का प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाएगा, यानी कि साम्यावस्था में आ जाना। साम्यावस्था में आना ही क्या है, आने के बाद इस गैस को आप पीवीटी से शो करते हो तो उसको स्थूल अवस्था बोलते हैं। इसका मतलब क्या, वो मैक्रो स्टेट साम्यावस्था में जाती है, लेकिन माइक्रो स्टेट क्या है, वो कभी भी साम्यावस्था में नहीं जाती। ठीक है, तो अगर इन दोनों के बीच में आपसे डेफिनेशन तो पूछ ही सकता है, स्टार्ट में मोस्ट इंपोर्टेंट डेफिनेशन है ये, तो डेफिनेशन तो आपसे आ ही सकती है, लेकिन इनके बीच में अगर डिफरेंस आए तो एक तो डिफरेंस आप ये लिखोगे, मैक्रो स्टेट में गैस को, किसी गैस की स्टेट को पीवीटी से शो करते हैं, माइक्रो में यानी सूक्ष्म में एक्स वाई जेड पी एक्स पी वाई पी जेड से शो करते हैं। मैक्रो स्टेट में गैस साम्यावस्था में जा सकती है, लेकिन माइक्रो स्टेट में गैस कभी भी साम्यावस्था में नहीं जाएगी। एक डिफरेंस, दो डिफरेंस हुए। तीसरा डिफरेंस, एक स्थूल अवस्था के संगत कई सारी सूक्ष्म अवस्थाएं होती हैं, लेकिन एक सूक्ष्म अवस्था के संगत एक ही स्थूल अवस्था होती है। ये मैं क्या लिख रही हूँ, आपको लग रहा होगी कि अजीब सा लाइन है, अभी आपको इसका मतलब भी बताती हूँ, फिर आपको समझ आएगा ये क्या लिखा है कि संगत कई सारी नहीं, एक ही। ये लाइन का मतलब मैं आपको बताती हूँ, स्थूल अवस्था होती है। तो देखो एक बार हम वापस से देखते हैं कि मैंने क्या बोला। मैक्रो स्टेट मतलब इक्विलिब्रियम की कंडीशन में आने के बाद अगर गैस को मैं पीवीटी से शो करूं तो उस अवस्था को उसकी बोलेंगे मैक्रो स्टेट, स्थूल अवस्था। माइक्रो स्टेट गैस को एक्स वाई जेड पी एक्स पी वाई पी जेड से शो करना, स्थूल सूक्ष्म अवस्था मैंने एक्स वाई जेड पी एक्स पी वाई पी जेड से क्यों शो किया, क्योंकि मुझे पता है कि काइनेटिक एनर्जी कैसी होगी, नॉन जीरो है। अगर काइनेटिक एनर्जी नॉन जीरो है तो उसका पोजीशन कोऑर्डिनेट और उसका मोमेंटम कोऑर्डिनेट लगातार बदलते रहेंगे। एक्स वाई जेड को बोलते हैं पोजीशन कोऑर्डिनेट, स्थिति निर्देशांक, पी एक्स पी वाई पी जेड को बोलते हैं मोमेंटम कोऑर्डिनेट, संवेग निर्देशांक। संवेग क्यों लिया, क्योंकि P इज इक्वल्स टू एम बी होता है, काइनेटिक एनर्जी में भी हाफ एम बी स्क्वायर होता है, उनके पास कोई ना कोई वेलोसिटी है, मतलब उनका मोमेंटम चेंज होता जा रहा है। तो इसको बोलते हैं माइक्रो स्टेट, इसको बोलते हैं मैक्रो स्टेट। माइक्रो और मैक्रो स्टेट में एक और डिफरेंस क्या बताया, मैक्रो स्टेट साम्यावस्था में जाती है या नहीं जाती, ऑब्वियस है जाती है, तभी पीवीटी से शो करते हैं, लेकिन माइक्रो स्टेट कभी साम्यावस्था में नहीं जाएगी। ऐसा कभी नहीं होगा कि पार्टिकल की पोजीशन गति करने के बावजूद चेंज ना हो। अगर कोई कण गैस में, मैं अणु बोलूं कण बोलूं एक ही बात होगी, आप ऐसे मत सोचना कि गैस ले रही हूँ मैं उसको अणु बोल रही हूँ। तो इस बुक में आप कई बार अणु बोलोगे कई बार कण बोलोगे तो उसमें कुछ गलत नहीं होगा, ठीक है। तो ये क्या है, माइक्रो स्टेट कभी साम्यावस्था में नहीं जाती है। एक लाइन क्या, एक और डिफरेंस क्या, एक स्थूल अवस्था के संगत कई सारी सूक्ष्म अवस्थाएं हो सकती हैं और एक सूक्ष्म अवस्था के संगत एक ही स्थूल अवस्था होती है, ठीक है। तो इस लाइन का मैं आपको मतलब बताती हूँ, ठीक है। मतलब देखते हैं अपने, मैंने मान लिया कि मेरे पास कोई दो बॉक्स है ए और बी। इस बुक में आप ऐसा ही काम करते रहोगे, पार्टिकल्स का डिस्ट्रीब्यूशन देखना, पार्टिकल्स को वितरित करना वो आपने देखना, ठीक है। स्टार्ट इसी तरीके से सोल्व होगी, ठीक है। मैंने मान लिया कि मेरे पास कोई दो बॉक्स है, एक बॉक्स है ए और एक बॉक्स है बी। मेरे को क्या प्रूफ कराना है, एक स्थूल अवस्था के संगत कई सारी सूक्ष्म अवस्थाएं हो सकती हैं, लेकिन एक सूक्ष्म अवस्था के संगत एक ही स्थूल अवस्था होती है। मुझे ये आपको बताना है कि ये लाइन क्या होती है। मैंने क्या मान लिया, मेरे पास दो बॉक्स हैं, एक है ए और एक है बी। मेरे पास कोई चार पार्टिकल है, स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल और स्मॉल डी। देखो स्टार्ट के अंदर आप पार्टिकल्स का डिस्ट्रीब्यूशन ही देखोगे, कणों का वितरण ही देखोगे, ठीक है। कण बोल लो अणु बोल लो एक ही बात है। मैंने क्या मान लिया, मेरे पास दो बॉक्स है ए बी सी डी और मैंने क्या किया, उसके अंदर ए बी सी डी चार पार्टिकल्स को डिस्ट्रीब्यूट करना है, ठीक है। तो मेरे पास क्या तरीका है, अब मुझे इन कणों को डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो मैं कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर सकती हूँ, मेरे पास अलग अलग केस बनेंगे, तो मैं उसी केस के हिसाब से इन कणों को डिस्ट्रीब्यूट करती हूँ, ठीक है। मैंने मान लिया ये बॉक्स ए है, ये चीज मैं यहाँ पे इरेज कर रही हूँ एक बार, ठीक है। मैंने ये आपको बताया कि ए बी बॉक्स के अंदर चार कणों को वितरित करना है, ए बी सी डी। मेरे पास ये बॉक्स ए है, ठीक है। यहाँ पे मेरे पास कोई बॉक्स बी है, यहाँ पे मेरे पास क्या है, मैक्रो स्टेट, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, स्थूल अवस्था। जो मैं लाइन बोल रही हूँ आपको यहाँ से समझ आएगा। माइक्रो स्टेट, या इसको ऐसे लिख लो, नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट कोरस्पॉन्डिंग टू
मैक्रो स्टेट, एक मैक्रो स्टेट के संगत माइक्रो स्टेट्स की संख्या, नंबर ऑफ मैक्रो स्टेट कोरस्पॉन्डिंग टू अ मैक्रो स्टेट, नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट कोरस्पॉन्डिंग टू अ मैक्रो स्टेट, एक मैक्रो स्टेट के संगत माइक्रो स्टेट्स की संख्या। अब आता है टोटल कि कितने केस बनते हैं, और यहाँ पे मैं प्रोबेबिलिटी निकालूंगी, वो भी मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। अब देखो मेरे पास कितने पार्टिकल्स थे, 4, एक था स्मॉल a, स्मॉल b, स्मॉल c, स्मॉल d। अब मेरे पास मैक्रो स्टेट में मैं ये कंडीशन बना सकती हूँ, एक बॉक्स में 4 डाल दूँ, एक में एक भी ना डालूँ, तो वो कंडीशन क्या बनेगी, a b c d, 0। ये 4, 0 की मैक्रो स्टेट बता रही है, इसके संगत माइक्रो स्टेट कितनी है, एक ही है। ऐसा अब मैं पार्टिकल्स को ऐसे जरूर लिख सकती हूँ, b a c d, लेकिन रहेंगे तो ये 4 ही ना, मतलब एक ही कंडीशन बनती है ना। ए बी सी डी को एक बॉक्स में डाल दो और फिर बी में कुछ भी ना डालो, 4, 0 में एक ही माइक्रो स्टेट बन रही है। देखो एक ही माइक्रो स्टेट बन रही है, आपको अब समझ आएगा। अगर मैं क्या करूं, 3, 1 का डिस्ट्रीब्यूशन ले लूं, 3, 1 का मतलब मैंने क्या किया, ए बी सी इसमें डाले, डी इसमें डाल दिया। फिर मैं क्या करूं, ए बी डी यहाँ पे डालूं, सी इधर डाल दूं। फिर मैं क्या कर सकती हूँ, ए सी डी यहाँ पे डाल सकती हूँ, बी यहाँ डाल सकती हूँ। ए की 3 कंडीशन हुई, बी की 2 हुई, तो मैं एक ये भी कर सकती हूँ, सी बी और डी यहाँ पे डाल दूं, ए इधर डाल दूं। देखो डी की भी 3 कंडीशन होगी, ए की भी 3, बी की भी 3, सी की भी 3 होगी। मतलब मेरे पास 3, 1 में 4 कंडीशंस के अलावा कुछ और बना, मतलब 3, 1 स्टेट में एक माइक्रो स्टेट। ऊपर मैक्रो का मतलब सिर्फ ऊपर से किसी चीज को देखना, माइक्रो का मतलब डीपली स्टडी करना। अब ऊपर से देखा, मैंने क्या बोला, 3 पार्टिकल एक बॉक्स में डाल दिया, एक में डाल दिया। ऊपर से तो देखा 3, 1 वो उसकी माइक्रो स्टेट बनी। मैक्रो मतलब एक ओवरव्यू लिया, ऊपर से देखा कि 3 एक में डाला, एक में डाला। लेकिन मैक्रो क्या हुआ, उसको और डीपली देखा कि कौन सा पार्टिकल कौन से बॉक्स में गया। तो मतलब मैक्रो स्टेट कितनी बनी, 1 2 3 4, माइक्रो स्टेट कितनी बनी, 4। तो यहां से ये लाइन बनती है, एक मैक्रो स्टेट के संगत कई सारी सूक्ष्म अवस्थाएं हो सकती हैं। 3, 1 एक मैक्रो स्टेट है, एक स्थूल अवस्था है, इसके संगत कितनी सारी सूक्ष्म अवस्थाएं बनी, 1 2 3 4। तो ये क्या बना, एक मैक्रो स्टेट के संगत कई सारी स्थूल अवस्थाएं हो सकती हैं। लेकिन ये वाली जो सूक्ष्म अवस्था है, ये वाली जो मैक्रो स्टेट है, इसके कोरस्पॉन्डिंग एक ही मैक्रो है। ऐसा कंडीशन ही बनेगा कि इसके अंदर क्या 3, 1 का डिस्ट्रीब्यूशन है, एक सूक्ष्म अवस्था के संगत एक ही स्थूल अवस्था। ऐसा नहीं होगा 3, 1 कुछ और चेंजेस नहीं आएंगे, ठीक है। अब मैं सेम करती हूँ, 2, 2 का डिस्ट्रीब्यूशन देखती हूँ। अगर मैं 2, 2 का डिस्ट्रीब्यूशन देखूँ, यहाँ पे ए बी डाला, यहाँ पे सी डी डाल दिया, उल्टा कर दो, सी डी कर दिया, ए बी कर दिया। या फिर मैं क्या करूँ, या फिर हम क्या कर सकते हैं, बी सी कर दो, इधर ए डी डाल दो, ठीक है। या और क्या कर सकते हैं, बी डी डाल दो और यहाँ पे क्या डाल दो, ए सी, और कुछ भी कर सकते हैं। तो ऐसे करके इसकी शायद 6 कंडीशंस बनती हैं। आप बना के देखो, ए बी डाल दिया, सी डी डाल दिया, बी सी डाल दिया। यहाँ पे मैं अब क्या करें, ए सी डाल देते हैं इधर, और यहाँ पे क्या कर दो, बी डी डाल दो। यहाँ पे आप क्या कर दो, ए डी डाल दो, यहाँ पे बी सी डाल दो। इन 6 के अलावा कोई और कंडीशन नहीं बनेगी। एक स्थूल अवस्था थी, 2, 2 की, उसके संगत सूक्ष्म अवस्थाएं कितनी बनी, 1 2 3 4 5 6। एक स्थूल अवस्था के अंदर कितनी सूक्ष्म अवस्थाएं बनी, 6। सिमिलरली अगर मैं आप इसी टेबल को कंटिन्यू करते हैं अपने, ये मैं एक बार यहाँ पे लिख रही हूँ उस टेबल को, ठीक है। ये वाली जो दोनों, ये वाला पार्टिकल्स का डिस्ट्रीब्यूशन है, या नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं। यहाँ पे है बॉक्स ए, यहाँ पे है बी, ये है मैक्रो स्टेट, यहाँ पे है माइक्रो स्टेट, नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट कोरस्पॉन्डिंग टू अ मैक्रो स्टेट, यहाँ पे है टोटल, और यहाँ पे है प्रोबेबिलिटी, जिसको हिंदी में बोलते हैं प्रायिकता, ठीक है। मेरे पास 2, 2 का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। मैं 1, 3 का भी डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है ना। यहाँ पे ए डालो, यहाँ पे बी सी डी डाल दो, यहाँ पे बी डालो, यहाँ पे ए सी डी डाल दो, यहाँ पे आप सी डाल दो, यहाँ पे ए बी डी डाल दो, यहाँ पे आप डी डाल दो, यहाँ पे क्या बनेगा, ए
बी और सी। अब इन चार कंडीशंस के अलावा क्या कोई और कंडीशन बन रही है? नहीं बन रही। तो मतलब एक स्थूल अवस्था के संगत 1 2 3 4 सूक्ष्म अवस्थाएं है। तो जो लाइन मैं बोल रही थी, एक स्थूल अवस्था के संगत कई सारी सूक्ष्म अवस्थाएं हो सकती है, तो वो हुई है। लेकिन अगर ये कंडीशन उठाऊं, इसके संगत सिर्फ यही स्थूल अवस्था बन सकती है 1,3 का, और कोई नहीं बन सकता। तो एक सूक्ष्म अवस्था के संगत सिर्फ एक ही स्थूल अवस्था होती है, लेकिन एक स्थूल अवस्था के संगत कई सारी सूक्ष्म अवस्थाएं। तो इस एग्जांपल से प्रूफ हुआ। एक और कंडीशन बन सकती है 0,4 का, जैसे 4,0 थी वैसे 0,4, ए बी सी डी। यहाँ पे कितनी बनी? एक ही कंडीशन बनी। तो टोटल अगर मैं देखूं कितने केस बनते हैं? 1 4 5, 5 और 6 11, 11 और 4 15, 15 और 1 16। तो टोटल कितनी कंडीशंस बनी? 16, है ना। अगर मैं प्रोबेबिलिटी निकालूं तो प्रोबेबिलिटी हमें पता है फेवरेबल आउटकम्स ओवर में टोटल रिजल्ट्स, यानी घटित होने वाली घटनाओं की संख्या बटा में कुल घटनाएं। तो मुझे पता है ये 4,0 के लिए अगर मैं प्रोबेबिलिटी निकालूं तो वो टोटल कितने केसेस है? 16। लेकिन घटनाएं कितनी हो रही है? सिर्फ एक, यानी कि इसके लिए प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 4,0 माइक्रोस्टेट के लिए 4,0 में माइक्रोस्टेट आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 1/16। सिमिलरली 3,1 के लिए प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 4/16। ये फेवरेबल रिजल्ट है, 4 रिजल्ट आए और 16 टोटल, यानी 1/4। और सेम यहाँ पे करूँ 2,2 के लिए प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी? 6/16, यानी कि 3/8। सिमिलरली यहाँ पे करूँ तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी? 4/16, 1/4, यहाँ पे 1/16। तो ये होती है प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी क्या होती है? फेवरेबल आउटकम्स अपॉन में टोटल रिजल्ट या टोटल आउटकम्स। घटित होने वाली घटनाओं की संख्या अपॉन में कुल घटना, ये प्रोबेबिलिटी ली है ना। जैसे वहां पर टोटल 16 हो रहे थे, अगर 4,0 के लिए देखना है मेरे को प्रोबेबिलिटी, तो मैं 1/16 लिख रही हूँ। 3,1 के लिए लिख रही हूँ तो 4/16, 2,2 के लिए लिख रही हूँ तो 6/16, या 0,4 के लिए लिख रही हूँ तब भी 1/16, 1,3 के लिए लिख रही हूँ तब भी कितना है? 4/16। तो ये क्या है? फेवरेबल अपॉन टोटल रिजल्ट्स लिख रही हूँ। तो ये होती है प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी की एक और छोटी सी चीज आपको बताती हूँ। एक प्रोबेबिलिटी पे भी कुछ डेफिनेशंस आपके पास आ सकती है, जैसे मैक्सिमम प्रोबेबल स्टेट क्या होती है, लीस्ट प्रोबेबल स्टेट क्या होती है, वो आपको बताती हूँ। एक बार प्रोबेबिलिटी कैसे है तो मैं आपको वो बताती हूँ। मेरे पास मान लिया ए और बी दो बॉक्स है, जहाँ पे आप स्टार्ट करोगे वहां पे आप बॉक्स में पार्टिकल्स का डिस्ट्रीब्यूशन ही देखोगे, इसके अलावा और कुछ नहीं आएगा स्टार्ट के अंदर, ठीक है। मान लिया मेरे पास ए और बी दो बॉक्स है, ठीक है, और टोटल n पार्टिकल्स है, ठीक है। n करना है मुझे, n कणों को क्या करना है? इन दोनों बॉक्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है। मैंने मान लिया कि कोई बॉक्स ए था, उसके अंदर मैंने r पार्टिकल डाल दिए, ठीक है। तो बी बॉक्स में मुझे कितने पार्टिकल डलेंगे? n-r बचेंगे, जितने वो सारे बी में चले जाएंगे। तो r पार्टिकल्स n टोटल कणों में से r कण चुनने का तरीका कितना होता है? n कणों से मैं प्रोबेबिलिटी निकालना सिखा रही हूँ। r कण, आपके पास छोटा मोटा न्यूमेरिकल भी आ सकता है, ये तो प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशंस भी आ सकती है। r कण चुनने की प्रायिकता, जब मुझे पता है ऐसे पार्टिकल्स चुनने होते हैं, तो मैथ्स में आपने टॉपिक किया हुआ कॉम्बिनेशन और परमुटेशन का, तो उसमें किसका यूज करते हैं? कॉम्बिनेशन का यूज करते हैं। तो n पार्टिकल्स में से किसको चुनना है? n से r कर दूं, n में से r को चुनना, जितनों को चुनना होता है वो नीचे आ जाते हैं। तो इसका क्या बनेगा? n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल, यही चीज बनती है। और मुझे पता है टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, ये आपको बेसिक पता है, टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी होती है, जिसको क्या लिखूं? समीशन ऑफ NCR लिख दूं। टोटल प्रोबेबिलिटी तो हमेशा 2 की पावर n ही रहती है, कुल प्रायिकता जितने में पार्टिकल्स होंगे उसकी 2 की पावर लिख दो, वही कुल प्रायिकता है। तो प्रोबेबिलिटी यहाँ से कितनी आएगी? फेवरेबल अपॉन टोटल, टोटल तो मुझे पता है 2 की पावर n, और फेवरेबल कितने हैं? n में से r चुनने का तरीका, तो यानी कि NCR लिख दो। यहाँ पे इसको पूरे फॉर्मूला बेसिस पे लिखे तो इसको ऐसे लिख सकते हैं NCR अपॉन summation of NCR, that is n factorial upon r factorial
n माइनस आर फैक्टोरियल इंटू 1/2 की पावर n। तो ये क्या होती है, प्रोबेबिलिटी होती है। मैं मैक्सिमम और लीस्ट प्रोबेबिलिटी आपको कल बताऊंगी। एक बार फिर से ओवरव्यू ले लेते हैं कि मैंने क्या आपको आज बताया। तो देखो क्या होता है ये, तो देखो ये कैसे होगा, जब मेरे को क्या कर रहे हैं अपने सांख्यिकी, मैंने आपको बताया थर्मोडायनेमिक्स और स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में क्या फर्क होता है। तो जब एक सिस्टम को एक टाइम पे पढ़ते हैं तो वो स्टैट में पढ़ते हैं, जब हमें नंबर ऑफ सिस्टम्स पढ़ने होते हैं तब हम स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स या स्टैट का यूज करते हैं। तो थर्मोडायनेमिक्स की जो कमी थी कि एक टाइम पे सिर्फ एक सिस्टम को पढ़ना, उसको दूर करते हुए हमारे पास सांख्यिकी आई। तो सांख्यिकी और थर्मोडायनेमिक्स में फर्क आपको पहले पता होना चाहिए। जैसी बुक पढ़ रहे हैं उसका नाम से हमें पता होना चाहिए हम क्या पढ़ रहे हैं। फिर मैंने आपको एक डेफिनेशन बताई स्थूल और सूक्ष्म अवस्था की। तो स्थूल अवस्था क्या होती है, अगर कोई गैस को जिसका वॉल्यूम और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फिक्स है उसको मैं अगर एटमॉस्फेयर से अलग कर दूं तो कुछ टाइम के बाद जब वो गैस इक्विलिब्रियम की कंडीशन में आ जाएगी तो उसको उसके पीवीटी से शो करे तो उसको उसकी बोलते हैं स्थूल अवस्था, यानी ऊपर ऊपर से देखा। और फिर अगर हम उसको और डीपली तो पढ़े तो अपने को पता है काइनेटिक एनर्जी के अंदर चेंज होता जा रहा है, मतलब पोजीशन कोऑर्डिनेट और मोमेंटम कोऑर्डिनेट्स भी बदलेंगे। और अगर उस गैस को एक्स वाई जेड पी एक्स पी वाई पी जेड से अपने शो करे तो उसको उसकी मैक्रो स्टेट बोलते हैं। तो और एक दो तीन चीजें और बताई थी कि ये सूक्ष्म अवस्था में जाती है और ये नहीं जाती। फिर मैंने क्या बताया, एक स्थूल अवस्था के संगत कई सारी सूक्ष्म अवस्थाएं आती है, तो वो मैंने यहाँ से प्रूफ किया। एक स्थूल अवस्था थी 3,1, उसके संगत 1 2 3 4 सूक्ष्म अवस्थाएं बनी, 2,2 में 6 सूक्ष्म अवस्थाएं बनी। तो ये चीजें मैंने यहाँ पे आपको बताई। फिर मैंने आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी सिखाई कि फेवरेबल अपॉन टोटल रिजल्ट्स कैसे निकलते हैं। तो कल हम इसी को कंटिन्यू करेंगे। डेफिनेशंस आपके लिए इंपॉर्टेंट, आपके एग्जाम में आती हैं। तो ये आज के लिए इतना ही। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर।